हाय गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पे। हम क्लास 10 जियोग्राफी पढ़ रहे थे फॉर यूपीएससी एग्जाम। हमने मंडे से ही शुरू किया है और हमने सबसे पहला चैप्टर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, करेक्ट, उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम जा रहे हैं हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम 10th एनसीईआरटी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। बिना किसी देरी के आज हम हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हैबिटेट ना, ये क्यों कहा गया है गाइस कि अर्थ जो एक एज अ शेड हैबिटेट की तरह देखा जा रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन दैट। इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है? वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू मैजेस्टिक ब्लू व्हेल्स। अब यहाँ पे शेयरिंग की बात हो रही है, ठीक है। अर्थ को हम एज अ शेड हैबिटेट इसलिए बोल रहे हैं गाइस क्योंकि पूरे अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स जो है सो साथ में रह रहे हैं, ठीक है। अर्थ सबकी है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेके जो बड़े बड़े ब्लू व्हेल्स है वो सब तक हर लिविंग बीइंग जो है हमारे प्लैनेट को शेयर करके इस प्लैनेट पे रह रहा है। Humans are just one part of a vast ecological system. We are deeply dependent on this web for our own survival and well-being. अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम का। हर लिविंग बीइंग जो है हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाता है इस पूरी अर्थ का, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो भी एक छोटा सा पार्ट है इस इकोलॉजिकल सिस्टम का और हम बहुत ही डीपली डिपेंडेंट है, ठीक है, पूरे वेब पे फॉर आवर ओन सर्वाइवल एंड वेलबींग। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। वी मस्ट रिकग्नाइज दैट वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ द अर्थ बट मेंबर्स ऑफ अ शेयर्ड कम्युनिटी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो अर्थ है वो हमारी है या हम अर्थ के मास्टर्स है और वी कैन कंट्रोल द अर्थ, ठीक है। नेचर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्थ जो है एक शेयर्ड कम्युनिटी है, ठीक है। हम अर्थ जो है हमारे लिए एक शेयर्ड हैबिटेट है जहाँ पे हम छोटे छोटे मेंबर्स हैं। वी एज ह्यूमंस आर द मेंबर्स ऑफ द शेयर्ड कम्युनिटी। हमें अर्थ मिली है रहने के लिए, सारे लिविंग बींग्स का राइट है अर्थ पे एज अ शेयर्ड हैबिटेट बना के रहने के लिए। सो अर्थ एज अ शेयर्ड हैबिटेट की तरह देखी जा रही है। वाई? बिकॉज मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स इस अर्थ पे रहते हैं एंड अर्थ इज़ फॉर एवरीवन। कोई भी अर्थ का अकेला मास्टर नहीं है, सब एक शेयर्ड कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। देयरफॉर वी कॉल्ड एज अर्थ एज अ शेयर्ड हैबिटेट। चलिए आगे बात करते हैं हम गाइस व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी पे। नाउ गाइस बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें ना तो बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया की सारी रिच वाइल्ड लाइफ जो है, स्पीशीज़ जो है एकदम डाइवर्स फॉर्म्स में जो हम देखते हैं हमारी स्पीशीज़ को, ठीक है, वो सब हमारी बायोडाइवर्सिटी में आता है। सो बायोडाइवर्सिटी को अपना एक सिस्टम समझ सकते हो जहाँ पे स्पीशीज़ भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, सब इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी इंटरडिपेंडेंसीज बनाते हैं, एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं इंटरडिपेंडेंसीज का, ठीक है। सो इंटरडिपेंडेंसी मतलब ये क्या होगा कि सारा जो नेटवर्क है हमारे सारे स्पीशीज़ का, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करती है गाइस, ठीक है। चलिए हम डेफिनेशन पे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज अर्थ्स वास्ट वैरायटी ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस बट closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। मतलब क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? अर्थ की जो वास्ट वैरायटी है वाइल्ड लाइफ में भी, स्पीशीज़ में भी, जो उसके डाइवर्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस है, वो सब हमारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं और ये सब मिलके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, थ्रू अ मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में है जिसमें वाइल्ड लाइफ है, स्पीशीज है और सब डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस में है। सो दिस होल सिस्टम इज नोन एज योर बायोडाइवर्सिटी। तभी हम कहते हैं ना कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया जो है हमारे वाइल्ड लाइफ में, प्लांट स्पीशीज सब में बहुत रिच है। Rich biodiversity ensures ecosystem resilience, enabling recovery from disturbances and continued provision of essential services। अब इसका मतलब क्या है? अगर बायोडाइवर्सिटी रिच होती है गाइस तो क्या इंश्योर करती है? रिच बायोडाइवर्सिटी जो हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाती है, ठीक है, हमें डिस्टर्बेंसेस से जल्दी रिकवर कर सकती है, ठीक है, हमें एसेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराती है। सो गाइस बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है, हम उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट को द बैकबोन ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम फॉरेस्ट को बैकबोन ऑफ इकोलॉजी? सबसे पहली बात गाइस, फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट। कोई भी इंसान, कोई भी लिविंग बीइंग जो है उसके सर्वाइवल के लिए वी नीड ट्रीज, वी नीड फॉरेस्ट एंड देयरफॉर द फॉरेस्ट आर नोन एज अ बैकबोन ऑफ इकोलॉजी। फॉरेस्ट क्या करते हैं? ट्रीज ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, करेक्ट, ऑब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सोलर एनर्जी इनपुट में लेते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी देखते हैं, सब इंटरडिपेंडेंस है सबकी, ठीक है। फॉरेस्ट फूड है, क्लीन वाटर है, फूड वेब सपोर्ट है, ये सब चीज़ें जो हमारी फॉरेस्ट की वजह से है गाइस। सो फॉरेस्ट आर द बैकबोन ऑफ इकोलॉजी। मतलब फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं इन दिस इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन दिस इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज द बैकबोन ऑफ इकोलॉजी। आगे बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में।
अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। ना गाइस, इंडिया को हम एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन कहते हैं क्योंकि इंडिया बहुत रिच है इन बायोडाइवर्सिटी। India is a global leader in biological diversity, boasting a vast array of endemic species. Unique regions like the Himalayas, Western Ghats, Thar Desert, and Sundarbans support distinct flora and fauna. These natural resources are vital to our daily lives, providing food, medicine, and materials often unnoticed. इसका मतलब क्या है? ना गाइस, इंडिया जो है हमारी बहुत ही रिच है इन बायोडाइवर्सिटी एंड देयरफॉर ये ग्लोबल लीडर में आती है इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। हमारा फ्लोरा एंड फौना बहुत अच्छा है। फ्लोरा एंड फौना मतलब वही हो गया हमारा प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बात हो रही है। सो फ्लोरा एंड फौना बोथ ही दोनों हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा रिच है एंड देयरफॉर इंडिया हमारे एक मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन से जाना जाता है। बायोडाइवर्सिटी पे क्या स्ट्रेस है गाइस? द थ्रेट इज आवर रिच बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेट अंडर स्ट्रेस मेनली ड्यू टू ह्यूमन इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट की तरफ जो ह्यूमन की इनसेंसिटिविटी है, ठीक है, ह्यूमन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन्स इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट हमारे बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेस में डाल रहा है, थ्रेटन कर रहा है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिसोर्स के बारे में, जहाँ पे रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वी आर एक्सप्लॉयटिंग द रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? दे आर डिसरप्टिंग द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। नीचे का जो बैलेंस है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, पूरा डिसरप्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंस क्या है इसकी वजह से? वी आर लूजिंग स्पीशीज़ एट एन अलार्मिंग रेट, थ्रेटनिंग द वेरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स वी डिपेंड ऑन। सो जिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम डिपेंड करते हैं वो सब थ्रेटन हो रही है। बिकॉज स्पीशीज़ जो हम उसको लूज़ कर एट एन अलार्मिंग रेट, स्पीशीज़ खत्म होती जा रही है, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो थ्रेटन हो रही है, कम हो रही है बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़, जिस पे ह्यूमन्स तो यार नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। वी आर रियली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट एंड देयरफॉर वी हैव अ स्ट्रेस ऑन बायोडाइवर्सिटी। और इसी के चलते इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम कंजर्वेशन के इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करें कि भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है गाइस, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट कवर। याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बिलो है द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ 33%। फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, वो भी डिक्लाइन हो रहा है, और जो हमारी वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन हो रही है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है इन दोनों में। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। अब हम कंजर्वेशन करने से होता है, कंजर्वेशन जो हमारी प्रिजर्व करेगी, बचा कर रखेगी हमारी किसको? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और जो हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स है उसे भी प्रिजर्व करेगी। एयर, वाटर, सॉइल, ये तीनों ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसे इंसान बहुत ही बुरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज एंड देयरफॉर कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्विंग आवर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड लाइफ सपोर्ट systems. It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding. ना गाइस, कंजर्वेशन करने से हम क्या कर रहे हैं? हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो सब हमें प्रिजर्व करनी है। वी हैव टू कंजर्व देम, हमारे बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज़ और दोनों ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, हमें हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज़। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, सो गाइस, एग्रीकल्चर में हम आज भी ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज़ पे डिपेंडेंट है। तो प्लांट स्पीशीज़ को, एनिमल स्पीशीज़ को, ये सब को प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन दैट, हम उसी पे डिपेंड है और हम उसी को ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। वी आर रियली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दैट एंड देयरफॉर कंजर्वेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट्स प्रिजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Fisheries too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity. हमारे बहुत सारे ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से आज एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़े डिक्लाइन में है गाइस, बहुत हार्म हो रहा है एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को। और जो फिशरीज़ है वो सब ज़्यादातर मेनली पूरी तरह वो डिपेंड किस पे करते हैं? एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी पे ही डिपेंड करते हैं। मतलब वो भी हमारा एक रिसोर्स है और वही ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर ओन एक्टिविटीज़। एंड देयरफॉर एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देयरफॉर कंजर्वेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसी के चलते बहुत सारे कंजर्वेशन एक्ट्स बनाए गए थे। सो द राइज ऑफ कंजर्वेशन इन इंडिया शुरू हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि कंजर्वेशन बड़ी डिमांड हुई कि भाई कंजर्वेशन करना चाहिए क्योंकि सब रैपिड डिक्लाइन पर चल रहा है, करेक्ट। सो 1960s से 1970s के बीच में कंजर्वेशन डिमांड आई,
ठीक है। कंजर्वेशनिस्ट पुश्ड फॉर अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन 1670s ड्यू टू द रैपिड स्पीशीज डिक्लाइन। नाउ स्पीशीज़ का एक रैपिड डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है। उसे देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हमारी डिक्लाइन हो रही है, एंड देयरफॉर जितने भी कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने पुश किया कि भाई अब हमें कुछ तो एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू हैव नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जिससे हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके। एंड देयरफॉर 1972 में भाई ये डिमांड सुन ली गई एंड वी हैव द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। The Indian Wildlife Protection Act was implemented to protect habitats and ban hunting. So ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्यों बनाया गया, जैसे हम हमारे जो हैबिटेट्स है, ठीक है, हम हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सके, जो वाइल्ड लाइफ है उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सके, और हंटिंग को भी बैन करें। उनके हंटिंग की वजह से ही जो हमारी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ की जो स्पीशीज में डिक्लाइन आ रहा है। एंड देयरफॉर टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स एंड बैन हंटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया जिससे हम टाइगर की पॉपुलेशन को बचा सके। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च टू सेव द ड्विंडलिंग टाइगर पॉपुलेशन एंड प्रिजर्व देयर हैबिटेट। सो उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने के लिए हमने टाइगर पॉपुलेशन को बचाने के लिए वी लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। रिसेंट ईयर्स में गाइस हमारा ब्रॉडर फोकस हो गया, हम फोकस और ब्रॉड कर रहे हैं। वी आर कंजर्विंग, ठीक है, वी आर कंजर्विंग अ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। सो पहले हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ को बचा रहे थे, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च है और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, लेकिन अब हमारा फोकस जो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे और बढ़ गया है। कंजर्वेशन एफर्ट्स शिफ्टेड फोकस टू बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, इन सब को भी कंजर्व करने की बात हो रही है। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन पे भी लग रहे हैं, इन सब को भी प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। सो जो हमारा फोकस है वो ब्रॉड हो गया है इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस वाज द राइज ऑफ कंजर्वेशन इन इंडिया, कि कैसे पहले डिमांड आई, फिर एक्ट बनाया गया, फिर और से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, अब हम इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ये सब को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1972 में आया, ठीक है। इसके की प्रोविजंस क्या है? दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड बैंड हंटिंग। अभी हमने पढ़ा वही चीज़ कि जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है गाइस, वो क्या करता है, वो हमारे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को लीगल प्रोटेक्शन देता है और हंटिंग बैन करता है। प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ लिस्ट बनाई गई एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ वॉज पब्लिश्ड प्रोहिबिटिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। एक पूरी लिस्ट बनाई गई और उसे पब्लिश किया गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया गया था। सो एक पूरी लिस्ट बनाई गई थी कि अच्छा ये हमारी प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है और इसको पब्लिश किया गया था और ट्रेड को भी प्रोहिबिट कर दिया था इन वाइल्ड लाइफ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सैंक्चुरीज, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज टू प्रोवाइड सेफ हेवन्स फॉर एनिमल्स। एनिमल्स की सेफ प्लेस बनाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को बनाया गया, एंड देयरफॉर यहाँ पे जैसे हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। सो दीज वर द थिंग्स, ठीक है गाइस, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को प्रोटेक्शन दिया गया, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, बैन कर दी गई हंटिंग, प्रोहिबिट कर दिया गया ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाए अंडर दिस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आगे चलिए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन खोल लीजिए, ठीक है, और प्लीज़ आंसर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, कंजर्वेशन लॉस के बारे में बात हो रही है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हमने इस पर बात करी है। प्लीज़ दिमाग खोल के बैठेगा और आंसर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में एक्टिव है मेरी क्लास में, ठीक है। चलिए, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रमोट अर्बन फॉरेस्ट्री इन सिटीज़, टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स एंड बैन हंटिंग, टू इंक्रीज टिम्बर प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट, टू रेगुलेट माइनिंग एक्टिविटीज़ इन फॉरेस्ट। आंसर आपको सीधा सीधा मिल गया होगा गाइज, मैं बता रही हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस स्लाइड्स में ध्यान दिया तो आपको पता चल जाएगा तुरंत ही आंसर क्या है। मैं तो भी वेट कर रही, जल्दी मुझे आंसर बताए, जल्दी से आंसर लिखिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। लिख लिया सबने? मैं आगे बढ़ूँ? पक्का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो बनाया गया, भाई बनाया क्यों गया था, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट? पक्का लिख लिया सबने? आंसर रिवील करूँ? चलिए आंसर पे जाते हैं। हमारा द आंसर इज टू प्रोटेक्ट हैबिटेट्स एंड बैन हंटिंग। अभी हमने पढ़ा कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि वो वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सके और हंटिंग बैन कर सके। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसी के चलते इस चीज़ को बनाया गया था। आई होप आपने अपना आंसर चेक कर लिया और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपैंडिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। याद है अभी हमने पढ़ा था हमारे टाइमलाइन में कि अच्छा कंजर्वेशन एफर्ट्स और बढ़ गए प्लांट स्पीशीज इंसेक्ट स्पीशीज को बचाने में भी, करेक्ट। तो हम उसी की बात करें, एक्सपैंडिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। ना कंजर्वेशन एफर्ट्स को और बढ़ाया गया, ठीक है। पहले तो स्पेसिफिक स्पीशीज़ पर ही बात होती थी कि द प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च फॉर टाइगर, वन हॉर्न राइनो, एशियाटिक लायन, कश्मीर स्टाइल जैसे मंगोल कहते हैं, एंड क्रोकोडाइल्स। सो पहले तो ना कि कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ को ही बचाने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाते थे।
लेकिन अब रीसेंट एडिशंस हो गए, ठीक है। द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, हम चिंकारा भी कहते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोदवन एंड स्नो लेपर्ड रिसीव्ड लीगल प्रोटेक्शन। सो अब रीसेंट एडिशंस आ गए, तो ये सब जो है हमारी रीसेंट एडिशंस में आ गए और इनको भी हम लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं नाउ अंडर दिस एक्ट। पहले कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया था, अब रीसेंट एडिशंस और कर दिए कि अच्छा हम इन्हें भी लीगल प्रोटेक्शन देंगे, और अब और ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स बना दिए फॉर इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। कंजर्वेशन नाउ इंक्लूड्स बटरफ्लाइज, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड प्लांट्स फोकसिंग ऑन ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। सो अब पूरा फोकस पूरे बायोडाइवर्सिटी पे हो रहा है, प्लांट स्पीशीज में भी हो रहा है, बटरफ्लाई, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, ये सब छोटे छोटे इंसेक्ट्स तक पे कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये सब भी हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स में आते हैं अंडर दिस एक्ट। सो दिस वाज कि हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स कैसे एक्सपैंड करते गए। पहले हम कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, फिर उसमें और एडिशंस आए, अब हम इंसेक्ट्स, प्लांट स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं गाइस। सो दिस वाज द एक्सपेंशन ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। आगे बढ़ते हैं द प्लाइट ऑफ द टाइगर, अलार्मिंग डिक्लाइन। ना गाइस, टाइगर की जो पॉपुलेशन, आपको याद है हमने अभी पढ़ा था कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ये क्यों हुआ था, क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन में अलार्मिंग डिक्लाइन आया था। टाइगर पॉपुलेशन रिड्यूस फ्रॉम 55,000 फ्रॉम अर्ली 1900s टू जस्ट 1827। सोचो आप, बाय 1970, मतलब सिर्फ 1827, ठीक है। 1827 टाइगर्स बचे बाय 1970, मतलब कितना बड़ा डिक्लाइन आया टाइगर्स, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना बड़ा डिक्लाइन आके टाइगर की पॉपुलेशन में। पहले 55,000 के आसपास थे, अब 1827 के आसपास ही बच गए 1973। मेजर थ्रेट क्या था, पोचिंग फॉर स्किन एंड बोन्स, टाइगर की स्किन एंड बोन्स के लिए पोचिंग किया जाता था टाइगर्स का। हैबिटेट लॉस, श्रिंकिंग फॉरेस्ट, उनके हैबिटेट तो है वो ख़त्म करते जा रहे थे बाय श्रिंकिंग द फॉरेस्ट। प्रे डिप्लीशन, रिड्यूस्ड फूड, करेक्ट। सो ये सब जो है हमारी मेजर थ्रेट्स है जिसकी वजह से टाइगर का पॉपुलेशन बहुत कम होता गया। इट रिड्यूस फ्रॉम 55,000 टू 1827 बाय 1973। पोचिंग, हैबिटेट लॉस, स्प्रे डिप्लीशन, ये सब थ्रेट्स थे टाइगर की पॉपुलेशन को। इलीगल ट्रेड किया जाता गाइस फॉर टाइगर्स का। टाइगर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर्टिकुलरली इन एशिया ड्रोव टाइगर्स टुवर्ड्स एक्सटेंशन। टाइगर की बोन्स इस्तेमाल की जाती थी इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एट दैट टाइम, एंड देयरफॉर टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है वो एकदम एक्सटेंशन के पास पहुंच गया। टाइगर्स का जो पॉपुलेशन इतना कम हो गया, इसलिए उनको प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करना पड़ा। दे नीड टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। चलिए, इसलिए शुरू हुआ हमारा क्या, प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। टाइगर को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव वाज launched in 1973. Project Tiger is a renowned wildlife campaign focused on the survival of tiger and its prey. So guys, टाइगर्स की सर्वाइवल पे फोकस करने के लिए वाइल्ड लाइफ कैंपेन बनाया गया था। ये बहुत ही फेमस कैंपेन चलाया गया था उस टाइम पे। सो नोटेबल रिजर्व्स की बात करें, सो मेजर टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे, कॉर्बेट उत्तराखंड, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश, मनस असम, पेरियार केरला एंड सरिस्का इन राजस्थान। सो दीज आर द मेजर टाइगर रिजर्व जो आपको ये जगह पे देखने को मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी फोकस वाज टाइगर कंजर्वेशन एम्स टू प्रिजर्व नॉट जस्ट अ सिंगल स्पीशीज बट ऑल्सो लार्ज स्केल बायोटाइप्स। सो गाइस, टाइगर कंजर्वेशन जो है इट नॉट ओनली एम्स टू प्रिजर्व अ सिंगल स्पीशीज, लेकिन वो लार्ज स्केल बायोटाइप्स को भी कंजर्व कर रहे हैं। सो दिस वाज द फेमस प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए उसके बारे में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में गाइस। टोटल हमारे 3 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, द रिजर्व फॉरेस्ट, द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड द अनक्लास्ड फॉरेस्ट। हम ये तीनों पे थ्योरी में डिटेल में जाएंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के साथ। ना रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, मोर देन द 50% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। मोस्ट वैल्यूबल फॉरेस्ट जो है हमारे रिजर्व फॉरेस्ट ही आते हैं। मोस्ट वैल्यूबल फॉर कंजर्वेशन, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है ये फॉरेस्ट हमारे। और ये है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट। सो गाइस, रिजर्व फॉरेस्ट जो है ना बहुत ही वैल्यूबल फॉरेस्ट है फॉर कंजर्वेशन। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हैं और मोर देन 50% टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारा ये फॉर्म करता है। लार्ज परसेंटेज ये जगहों में आपको देखने को मिलेगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, सो इट फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, मतलब 1/3 पार्ट जो टोटल फॉरेस्ट एरिया का हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर्म करता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फर्दर डिप्लीशन इनको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बिहार, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सो यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान, और ये हमारे 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया फॉर्म कर सकते हैं। दीज वर द 2 इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट।
ना गाइस परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स क्या होता है, हम इससे पहले कि हम अनक्लास फॉरेस्ट के बारे में बात करें, आई वांट टू टेल यू कि परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स क्या है। रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। सो रिजर्व फॉरेस्ट जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों को, ठीक है, हम परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मेंटेन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो इनको बहुत हाईली प्रोटेक्ट किया जाता है एंड दे आर मेंटेन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मध्य प्रदेश में द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा एरिया देखने को मिलेगा अंडर परमानेंट फॉरेस्ट जो आता है। अबाउट 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया में 75% हमारा परमानेंट फॉरेस्ट को ही जाता है, जो हमारे मध्य प्रदेश में जो लार्जेस्ट एरिया हमारा अंडर परमानेंट फॉरेस्ट में आता है। एंड रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों फॉरेस्ट को हम रेफर करते हैं एज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। मतलब ये सब थोड़े अदर जो दूसरे हमारे फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट लैंड्स है, ये सब हमारे गवर्नमेंट से ओन करे गए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कम्युनिटीज़ है उनसे ओन करे गए, एंड दिस इज नोन एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट आपको ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटीज़। तो ये जो फॉरेस्ट है ना, लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज करता है, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ गुजरात में देखने को मिलेगा। हायर परसेंटेज हमारा ये इस जगह पे देखने को मिलेगा आपको अनक्लास्ड फॉरेस्ट का, और यूजुअली ये मैनेज किए जाते हैं बाय द लोकल कम्युनिटीज़। बहुत सारे अदर फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट लैंड्स के बारे में बात हो रही है गाइस। सो ये जो हमारे मैनेज किए जाते हैं बाय लोकल कम्युनिटीज। सो दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स व्हिच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़। चलिए एक क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, जल्दी से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करें। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या रिजर्व फॉरेस्ट जो है हमारे वो माने जाते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज? ऐसा है क्या? प्लीज़ मुझे आंसर बताएं, ट्रू और फॉल्स। कमेंट सेक्शन जल्दी से खोलिए, जल्दी से टाइप करिए ट्रू है कि आंसर फॉल्स है। क्या रिजर्व फॉरेस्ट को हम सबसे मोस्टली वैल्यूएबल मानते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज? ऐसा है, ट्रू या फॉल्स? आई होप अपने रिजर्व फॉरेस्ट अगर ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। लिख लिया सबने? मैं आगे बढ़ूँ? पक्का पक्का? चलिए आंसर पे जाते हैं। द आंसर इज ट्रू गाइस। मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन क्या है हमारा? रिजर्व फॉरेस्ट। हमने पढ़ा था रिजर्व फॉरेस्ट की थ्योरी में, ठीक है। दे आर परमानेंटली मेंटेन्ड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स एंड प्रोड्यूसिंग टिम्बर। सो रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, ठीक है। ये परमानेंटली मेंटेन किए जाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड प्रोटेक्टिव रीजन्स। आगे हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी कंजर्वेशन मूवमेंट्स के बारे में। ना गाइस कंजर्वेशन जो हुए हैं कम्युनिटी की तरफ से भी हुए हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन एक्ट्स बने गए, लेकिन कम्युनिटी कंजर्वेशन मूवमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं जहाँ पे कम्युनिटी ने स्टेप बढ़ाया आगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं द सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। Villagers in Rajasthan fought against mining inside the reserve by citing the Wildlife Protection Act. So, सरिस्का टाइगर रिजर्व क्या है? यहाँ पे विलेजर्स, राजस्थान के विलेजर्स हैं, वो खुद लड़े थे माइनिंग के अगेंस्ट। वहाँ पे माइनिंग के अगेंस्ट वो लड़े थे ताकि वो वहाँ के वाइल्ड लाइफ को बचा सके, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। सो यहाँ पे विलेजर्स खुद आए थे। दे ऑल हैड फॉट अगेंस्ट द माइनिंग इनसाइड द रिजर्व बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे खुद कम्युनिटी आई थी, एक पूरी विलेज आया था पूरा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर आता है हमारा चिपको मूवमेंट। ये बहुत फेमस मूवमेंट, आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। ये फेमस है इन दी हिमालयाज। पीपल हक ट्रीज टू रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन सक्सेसफुली। सो गाइस चिपको मूवमेंट बहुत फेमस है। पीपल यूज टू हक द ट्रीज सो दैट जो पेड़ है वो कट ना जाए, ठीक है। सो पेड़ों को बचाने के लिए दे यूज टू हक द ट्रीज, और इसे को हम कहते हैं चिपको मूवमेंट। भैरव देव डाकव, सोनचुरी, अलवर, राजस्थान। The inhabitants of 5 villages protected 1200 hectares of forest, made their own rules which do not allow hunting and outside encroachment. So यहाँ के जो inhabitants है 5 villages के लोग जो हैं उन्होंने पूरा 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया था। वो वहीं पे रहते हैं और वहाँ के खुद के रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि वहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है और आउटसाइड एनक्रोचमेंट भी अलाउ नहीं है। मतलब पूरे एक कम्युनिटी ने मिल के एक फॉरेस्ट को बचाया था गाइस। सो दीज आर द कम्युनिटी कंजर्वेशन मूवमेंट्स। आप सोच सकते हो कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट है जो हमारे एनवायरनमेंट पर हम सोचते हैं। वो पूरी कम्युनिटी कंजर्वेशन कर रही है गाइस हमारे फॉरेस्ट पे।
आगे बात करते हैं द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स, इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ना आज के ज़माने में ना एग्रीकल्चर जल्दी कराने के लिए बहुत सारे ना केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, हार्मफुल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस पहले ज़माने में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस किए जाते थे, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस थे, ठीक है। तो अब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल बीज बचा आंदोलन तहरी, नवदन्य मूवमेंट। फोकस क्या था गाइज ये मूवमेंट्स का? द क्रॉप डाइवर्सिटी, नो सिंथेटिक केमिकल्स, इकोनॉमिकली वायबल फार्मिंग। मतलब यहाँ पे कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स अलाउड नहीं है यूज़ करना, ठीक है, फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। क्रॉप डाइवर्सिटी को बचाना है, सिंथेटिक केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करना है, इकोनॉमिकली वायबल फार्मिंग करनी है। सो दीज वर द फोकस एरियाज जो ये मूवमेंट्स में इनकरेज किए गए थे इन दी सूटेबल एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, कि हम ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स को इस्तेमाल करें, इको फ्रेंडली फार्मिंग करें, ठीक है, सिंथेटिक केमिकल इस्तेमाल ना करें टू प्रोटेक्ट अ क्रॉप डाइवर्सिटी। And therefore these were the focus areas in these agriculture movements, and these were the examples of these movements। यहाँ पे ये काम किया गया था बीज बचाओ आंदोलन तहरी में और नवदन्य मूवमेंट। आगे हम बात करते हैं हमारे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे, दैट इज JFM। ये एक पार्टनरशिप मॉडल है, ठीक है। इट स्टार्टेड फॉर्मली इन 1988 इन उड़ीसा में 1988 फॉर्मली शुरू हुआ था। इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज़ इन प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है ना कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM बनाया गया, जहाँ पे लोगों ने क्या किया कि हमारे फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया ताकि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अब उसके चलते कम्युनिटी को, वहाँ की जो कम्युनिटी है फॉरेस्ट की, वहाँ पे उनको बेनिफिट्स भी मिले, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिला, शेयर मिला इन द टिम्बर हार्वेस्ट। सो ये एक हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें गवर्नमेंट ने जो लोकल कम्युनिटीज़ है फॉरेस्ट के पास, ठीक है, उनकी मदद ली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और उनको कम्युनिटी बेनिफिट्स दिए गए कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलेगा, शेयर मिलेगा इन द टिम्बर हार्वेस्ट। सो कम्युनिटीज़ को बेनिफिट्स दिए और कम्युनिटीज़ जो है उनको इन्वॉल्व किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। सो बेसिकली एक पार्टनरशिप मॉडल है कि आप हमारे लिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, हम आपको एक कम्युनिटी बेनिफिट्स देंगे। सो दिस इज अ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कि लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप मॉडल बना के फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेक्रेड ग्रूव्स कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, ये भी एक कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है। सेक्रेड ग्रूव्स क्या है गाइस? बेस्ड ऑन एज ओल्ड नेचर वर्शिप बिलीफ। सो बहुत पुराने ज़माने में ना गाइस पेड़ों को वर्शिप किया जाता था, पेड़ों को आज भी वर्शिप किया जाता है, ठीक है। सेक्रेड फॉरेस्ट लेफ्ट अनटच्ड एंड प्रोटेक्टेड, कुछ सेक्रेड फॉरेस्ट है जिन्हें अनटच्ड और प्रोटेक्टेड रखा जाता है, ठीक है। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे अलाउड नहीं है। फॉरेस्ट को अनटच्ड रखा जाता है, प्रोटेक्टेड रखा जाता है। मैनी कम्युनिटीज़ वर्शिप स्पेसिफिक ट्रीज, बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं पेड़ों की पूजा करते थे, वर्शिप दैम। मुंडाज एंड संथाल्स वर्शिप करते हैं महुआ एंड कदम्बा। उड़ीसा एंड बिहार ट्राइब्स जो हमारे टैमरिंड और मैंगो को वर्शिप करते हैं। पीपल एंड बैनियन वाइडली कंसिडर्ड सीक्रेट, ये सब ट्रीज की गाइस पूजा की जाती है, इन्हें सेक्रेड माना जाता है, दे आर होली फॉर देम, ठीक है। तो इन सब जो कम्युनिटीज़ है दे वर्शिप दी स्पेसिफिक ट्रीज, ये सब प्रोटेक्ट किए जाते हैं एंड दिस इज द कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। ये सब ट्रीज को वर्शिप किया जाता है एंड वी प्रोटेक्ट दीज ट्रीज। एनिमल्स ऑल्सो प्रोटेक्टेड, मंकीज नियर टेम्पल्स, बिश्नोई विलेजेस, ब्लैक बक, नील गाई एंड पीकॉक। सो एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द कम्युनिटीज़। मंकीज़ को नियर टेम्पल्स, मंकीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। बिश्नोई विलेजेस में ब्लैक बक, नील गाई और पीकॉक्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ये देखिए ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एंड एक्शन। ट्रेडिशनल कंजर्वेशन क्या होता था? ब्लैक बक्स प्रोटेक्टेड बाय बिश्नोई कम्युनिटीज़, बिश्नोई कम्युनिटीज़ जो है ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करती थी वहाँ पे। और जो मंकीज़ है ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज़, मंकीज़ को पार्ट माना जाता है ऑफ टेम्पल डिवोटीज़ एंड देयरफॉर मंकीज़ आर आल्सो प्रोटेक्टेड। सो दिस वाज द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन एंड एक्शन। चलिए अब आ रहा है आपके लिए एक प्रीलिम्स का सवाल गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और आंसर बताएं मुझे। ये जो क्वेश्चन है हमारे 2015 का UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है, जल्दी जल्दी दिमाग लगा मुझे आंसर बताएं, ठीक है गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म हॉटस्पॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है टर्म हॉटस्पॉट को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? द ऑप्शंस आर एरिया रिच इन मिनरल्स, एरिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट अंडर थ्रेट, एरिया विथ हाई टेम्परेचर, एरिया ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। गाइस जल्दी से मुझे बताएं आंसर क्या होगा। हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर टाइप करें, ठीक है। हम हॉटस्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं। हॉटस्पॉट के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन इन चारों ऑप्शंस में से क्या रहेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बारे में बात हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है। चारों ऑप्शन से जल्दी से मुझे आंसर बताएं, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के लिए। अगर आपको समझ चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी आंसर लिख सकते हो। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूँ मैं? चलिए आंसर रिवील करूँ। So let's move on to our answer. The answer is guys area rich in biodiversity but under threat.
ऑब्वियसली गाइस हमें हॉटस्पॉट का टर्म का मीनिंग पता कर रहा था, दैट टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना। सो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, तो हॉटस्पॉट मतलब क्या है, एरिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट अंडर थ्रेट। बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच तो है लेकिन वो थ्रेट में है। सो बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में हॉटस्पॉट को बेस्ट डिस्क्राइब सिर्फ यही लाइन कर सकती है, बाकी सब लाइन से एकदम मैच भी नहीं कर रही है इससे, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप अपने आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा हो और अपना आंसर चेक भी किया हो मेरे साथ। नाउ देयर इज़ अ नेक्स्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर यू जो 2017 में पूछा गया है गाइस, ठीक है। ध्यान से सोचेगा और आंसर ज़रूर टाइप करेगा अपने कमेंट सेक्शन में। विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट टाइगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1973. Tiger reserves are declared under the Wildlife Protection Act 1972. Which of the statements given above is are correct? So guys हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट टाइगर। इट वॉज लॉन्च इन 1973, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था 1973 में। टाइगर रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 or 2। सो द 4 ऑप्शंस आर देयर फॉर यू। प्रोजेक्ट टाइगर रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स दिए गए, ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है रेफरेंस विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट टाइगर। जल्दी से सोचिए और आंसर टाइप करिएगा। इस मैं वेट करी हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। पेपर पेन लेके बैठे, या तो पेपर में लिख लो तो कमेंट सेक्शन में लिख लो, चलेगा मुझे। पक्का लिख लिया सबने? आगे बढ़ूँ मैं आंसर बताऊँ? चले हम आगे चले। लिख लिया सबने आंसर्स? श्योर। चलिए हम हमारे अब आंसर पे जाते हैं। द आंसर इज़ बोथ 1 and 2, दोनों ही करेक्ट है गाइस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा, ठीक है, वो हमारा लॉन्च हुआ था 1972 में। तो तब हमारे टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए थे अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में हुआ था। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा वो लॉन्च किया गया था 1973 में। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेशन में एकदम करेक्ट है। टाइगर रिजर्व जो है हमारे डिक्लेयर कर दिए थे अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो हमारे अगले साल 1973 में लॉन्च हुआ था। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द आंसर इज बोथ 1 and 2, द ऑप्शन सी। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप किया हो और अपना आंसर चेक भी किया हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 जियोग्राफी का फिनिश हो जाता है गाइस। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन हू इज़ प्रिपेयरिंग एनसीईआरटी और प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक देखने के लिए। नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ जाके चेक कर लें। चलो बाय बाय।